अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं अजमल खान हूँ। स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी जो है वो इंग्लिश ऐसे के पेपर में फेलियर का शिकार होती है। और उसकी रीजंस जो है वो बड़ी ऑब्वियस है, बड़ी क्लियर है अगर स्टूडेंट्स थोड़ी सी भी तवज्जो दें। आइंदा चंद दिनों में असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो पेपर होगा इंग्लिश ऐसे का, वो होने जा रहा है। क्योंकि दिसंबर की फर्स्ट वीक में जो है वो जो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का, वो होने जा रहा है। उसके जैसे ही इसमें जो लोग क्वालिफायर होंगे उसके बाद इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा। अगर हम एसडीओ पैरा की बात करें तो एसडीओ पैरा में भी जो सेकंड फेज होगी उसमें इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है वो स्टूडेंट्स उसमें बैठेंगे। इसी तरह अरसा दराज से लोग पीएमएस के पेपर में इंग्लिश ऐसे के पेपर में बैठते हैं और सीएसएस के इंग्लिश ऐसे के पेपर में बैठते हैं। तहसीलदार का पेपर हुआ इंग्लिश ऐसे का, उसमें स्टूडेंट्स बैठे, उसका रिजल्ट भी अनकरीब एक्सपेक्टेड है। मेजॉरिटी जो ट्रेंड जो होती है, जो जो ट्रेंड देखा गया है वो सीएसएस के इंग्लिश ऐसे के पेपर में, पीएमएस के इंग्लिश ऐसे के पेपर में मेजॉरिटी जो है ऑलमोस्ट कह सकते हैं 95 to 97% जो लोग होते हैं, यानी कि 100 अगर स्टूडेंट्स बैठते हैं पेपर में तो 95 स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश ऐसे के पेपर में फेल हो जाते हैं। उसकी रीजंस क्या है? उसकी रीजंस ये हैं कि स्टूडेंट्स को ये ज़रूर पता होता है कि पहला पैराग्राफ जो होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, आगे बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, यानी कि चाहे वो आप कॉजेज लिख रहे होंगे, चाहे वो इफेक्ट्स के ऊपर पैराग्राफ लिख रहे होंगे, तो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे और एंड जो पैराग्राफ होगा ऐसे का वो होगा कंक्लूजन का। ये चीज़ हर किसी को पता है। जिस चीज का स्टूडेंट्स को नहीं पता होता वो क्या होती है वो मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आप ये लेक्चर मेरा गौर से सुन लेते हैं तो आप एसडीओ पैरा का कोई इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन का कोई इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, तहसीलदार का या नायब तहसीलदार का इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, पीएमएस का इंग्लिश ऐसे का पेपर हो या सीएसएस का इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, आपका इंग्लिश ऐसे पेपर फेल नहीं होगा। At least you would not be disappointed after watching this video of mine. अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, 1 से 2 मिनट, तो आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद, आप लोगों ने ये ज़रूर चेक करना है कि गूगल पे जाएं और आप सर्च करें पास्ट इंग्लिश ऐसे पेपर ऑफ सी एस एस 2024, 2023, 2022, कोई भी सर्च कर लें। आप जब इंग्लिश ऐसे का पेपर देखेंगे, कोई भी पास पेपर देखेंगे, तो पेपर जब स्टार्ट होता है ऊपर लिखा होता है एफपीएससी और वो सब कुछ, एक ना इंस्ट्रक्शन का कोड लिखा होता है, यानी कि ऊपर 2-3 लाइंस में ना इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। स्टूडेंट्स उसको नहीं पढ़ते। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको 4 चीजें नजर आएंगी जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इन 4 चीजों को सुनने के बाद, देखने के बाद, आपका जो इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा वो बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगा। मैं आज की इस वीडियो में एक एग्जाम्पल लूंगा। एग्जाम्पल का मतलब यह है कि इंग्लिश ऐसे का कोई एक टॉपिक चूज करूंगा, उस टॉपिक को लेके मैं बताऊंगा कि एक इंग्लिश ऐसे का पेपर का जो राइटिंग स्टाइल होता है, यानी एक इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर जो आपका राइटिंग पैटर्न होता है, जो आपकी राइटिंग टोन होती है, वो कैसी होनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जैसे मैट्रिक में, एफए में, बीए में, एमए में लेवल पे जो जनरली तौर पे स्टूडेंट्स इंग्लिश ऐसे लिखते रहते हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स में स्टूडेंट्स वैसे इंग्लिश ऐसे लिखते रहते हैं और फेल होते रहते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पता होता है कि कंपेटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो एफपीएससी का हो या पीपीएससी का हो, एसडीओ पैरा का एग्जाम हो या तहसीलदार का हो, पीएमएस का हो या सीएसएस का हो, उसके अंदर जिन स्टूडेंट्स को पता होता है कि इंग्लिश ऐसे राइटिंग की टोन, स्टाइल, कैसे अल्फाज का इंतखाब करना है, पैराग्राफ की जो नेचर है वो कैसी होनी चाहिए, वो स्टूडेंट्स, उनका इंग्लिश ऐसे पेपर फेल नहीं होता। और वही 4 से 5% स्टूडेंट्स होते हैं। यानी एक हॉल में अगर 20 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो उनमें से बमुश्किल एक स्टूडेंट पास हो रहा होता है। क्योंकि 100 में से अगर 5 स्टूडेंट पास हो रहे होते हैं तो इसका मतलब 20 में से एक स्टूडेंट ही पास हो रहा होता है। तो कुछ अर्सा पहले इंस्पेक्टर लीगल का पेपर हुआ जिसमें 5 टॉपिक्स दिए गए थे, बल्कि 4 टॉपिक्स दिए गए थे। उन जो 4 टॉपिक्स थे उनमें से मैं एक टॉपिक जो है वो एक चूज करूंगा और बताऊंगा कि इन टॉपिक्स को लेके अगर कोई भी टॉपिक आपके सामने आए तो आप किस टाइप के पैराग्राफ आपको लिखने चाहिए, यानी आपके पैराग्राफ के अंदर क्या चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लेट मी शेयर स्क्रीन। आप लोगों को ये स्क्रीन शो हो रही होगी, मैं इसको जरा जूम आउट करता हूं। टॉपिक है मेरा आज की वीडियो का, व्हाट टू इंक्लूड इन इंग्लिश ऐसे।
इंग्लिश ऐसे के अंदर क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए। टॉपिक मैंने चूज किया है, ये टॉपिक को मैंने खुद से क्रिएट नहीं किया। इंस्पेक्टर लीगल का अगर आप पास्ट पेपर सर्च करें, ये अभी को रिसेंटली हुआ है, उसमें ये टॉपिक आया हुआ था, काउंटर टेररिज्म लॉज एंड सिविल लिबर्टीज, अ क्रिटिकल एनालिसिस। ये एक टॉपिक है इंग्लिश ऐसे का। मैंने वही चूज किया, और मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश ऐसे जब आप लिख रहे होते हैं, तो जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं वो किस नेचर के होने चाहिए, किस नौइयत के होने चाहिए, उनकी तरतीब, उनकी माहियत, उनकी असेंबली, उन पेपर की आप कह सकते हैं, उन जो जो पैराग्राफ्स होते हैं जो आप लिखते हैं, वो किस तरीके से लिखने चाहिए, उनकी टोन, उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कोई भी इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, आप उसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखते हैं। अब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखते तो हैं, उसमें लिखना क्या चाहिए, उसकी टोन कैसी होनी चाहिए। याद रखें, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप सीएसएस का पास पेपर कोई भी इंग्लिश ऐसे का देखेंगे, तो वहां पे एग्जामिनर क्लियरली कहता है कि आप 2000 से 2500 से 3000 वर्ड्स का इंग्लिश ऐसे पेपर लिखें, और उसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स शामिल करें। डिस्कोर्स कहते हैं गुफ्तगू को, बयानिए को, इजहारिए को, लिखने को। डिस्कोर्स, जैसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ये मेरा डिस्कोर्स है। जैसे कोई दो राइटर्स या दो स्पीकर्स, जो कोई खतीब होते हैं, या दो कोई भी जो पॉडकास्ट हो रही होती है, जो दो लोग बोल रहे होते हैं, तो वो उनके दरमियान में बेसिकली जो मुकालमा होता है, जो डायलॉग होता है, जो गुफ्तगू होती है, उसको डिस्कोर्स कहते हैं। अब डिस्कोर्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जिनके डिस्कोर्स के अंदर डिफरेंट नोयत होती है। कुछ डिस्कोर्स ऐसी होती है जिनके अंदर एक्सपोजिशन होती है, कुछ डिस्कोर्स ऐसी होती हैं जिसमें आर्गुमेंटेशन होती है, कुछ गुफ्तगू ऐसी होती है जिसमें डिस्क्रिप्शन होती है, और कुछ डिस्कोर्स या गुफ्तगू ऐसी होती है जिसमें नरेशन होती है। ये चार किस्म की बातें ऐसी हैं, ये चार किस्म के स्टाइल ऐसे हैं, ये चार किस्म की टोन ऐसी हैं जो इंग्लिश ऐसे के पेपर में चाहिए होती है। अगर आप ये शामिल नहीं करते, अपने पैराग्राफ इस इनकी बुनियाद पे नहीं बनाते, तो इंग्लिश ऐसे का पेपर फेल हो जाता है, चाहे वो कोई भी इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, 50 नंबर का हो या 100 नंबर का हो। अब याद रखें, जब इंग्लिश ऐसे का पेपर जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आपका पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है। इंट्रोडक्शन का पर्पस क्या होता है कि आपने जो भी टॉपिक होता है, जैसे मैंने टॉपिक लिखा काउंटर टेररिज्म लॉज एंड सिविल लिबर्टीज, अ क्रिटिकल एनालिसिस। आपने कोई भी ऐसे हो, उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ लिखने का मकसद ये होता है कि आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। जो उसमें की टर्म्स होती हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं आपके टॉपिक के अंदर, जो आपने टॉपिक चूज किया होता है, उसमें जो वेरिएबल्स हैं, जो की टर्म्स हैं, उनको आपने डिफाइन करना होता है, और कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि जनरली आप जेनेरिक पेपर स्टार्ट करते हैं जनरल बात से, और फिर उसको नैरो डाउन करते हैं। मैं एक मिसाल लेता हूं। अब ये टॉपिक जरा है कि काउंटर टेररिज्म लॉज एंड सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टीज कहते हैं कि ये जो हमें शख्सी आज़ादियां होती हैं, और काउंटर टेररिज्म लॉज का मतलब है कि ऐसे कवानीन जो कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, उनका कला कमा करने के लिए बनाए जाते हैं। आपने इन दोनों चीज़ों को, अब इस टॉपिक में दो वेरिएबल है, एक है सिविल लिबर्टीज और दूसरा वेरिएबल है काउंटर टेररिज्म लॉज। यानी कि दो मेन बातें हैं, दो मेन चीज़ें हैं, इन पे फोकस करना चाहिए, और इन दोनों का आपने करना क्या है, इनका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। एक चीज है सिविल लिबर्टीज, हम तमाम लोग आज़ादी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसी तरह काउंटर टेररिज्म लॉज कैसे हैं, वो हमारे ऊपर पाबंदियां लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं, हमारे ऊपर बाउंड्रीज लगाते हैं कि आपने ये नहीं करना, नहीं करना, ये नहीं करना। तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो पुलिस मेयर्स होते हैं, जो कोर्ट्स की तरफ से मेयर्स होते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज मेयर अडॉप्ट करती हैं, तो उनको हम काउंटर टेररिज्म लॉज कहते हैं, जो जो कवानीन पार्लियामेंट पास करती है, असम्बलियाँ पास करती हैं। अब ये दोनों थोड़ा सा एंटी हैं नेचर के अंदर। इनके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करना है कि सोसाइटी को कैसे होना चाहिए। अब इसके ऊपर जब आप पैराग्राफ लिखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखेंगे ऐसे का, तो मैंने उसकी एक मिसाल दी है, ज़रा उस पर एग्जाम्पल को देखिए ज़रा। मैं इसको ज़रा जस्टिफाई कर लूँ, कंट्रोल जे करके। ये देखें, पहला इसकी ये इसकी इसकी इस पैराग्राफ की वर्डिंग पे जरा गौर कीजिएगा। काउंटर टेररिज्म लॉज आर लीगल मेयर्स, ये मैं डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है। तो काउंटर टेररिज्म लॉज वो कानूनी इकदाम हैं अडॉप्टेड बाय स्टेट्स, जो कि मुल्क अडॉप्ट करते हैं, लागू करते हैं, टू प्रिवेंट, इन्वेस्टिगेट एंड पनिश एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, के दहशतगर्दी के जो इकदाम होते हैं उनके खात्मे के लिए, उनको उनकी तफ्तीश के लिए, और उनको उनकी उनको पनिश पिनलाइज करने के लिए उठाए जाते हैं। ये वो कानूनी इकदाम होते हैं।
कवानीन नहीं होते हैं साफ ज़ाहिर। वाइल दीज लॉज आर एसेंशियल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, किसी मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए अगर जो ये बड़े ज़रूरी होते हैं, ये जो काउंटर टेररिज्म लॉज हैं, कामल डाल के मैंने कहा, अगरचे ये ज़रूरी होते हैं, वाइल का मतलब यही है अगरचे, दे ऑफन रेज कंसर्न्स, इससे कुछ ना कुछ कंसर्न्स भी पैदा होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी पैदा होते हैं। वो कैसे? रिगार्डिंग सिविल लिबर्टीज, जो शख्सी आज़ादियाँ होती हैं, सिविल राइट्स होते हैं लोगों के, इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्राइवेसी एंड ड्यू प्रोसेस। यानी कि जब ये पाबंदियाँ लगाई जाती हैं तो उससे क्या है, लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों का ख़त्म हो जाता है, लोग खुलेआम बात नहीं कर सकते, प्राइवेसी लोगों की उसके अंदर मुखल होती है स्टेट। इसी तरह जो ड्यू प्रोसेस होता है ट्रायल का, किसी बंदे को पकड़ना और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश करना, वो डिस्टर्ब होता है। जो ड्यू प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का, ट्रायल प्रोसेस जो होता है या प्रोसिक्यूशन का, अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दीज लॉज, इन अगर कवानीन का, ये जो काउंटर टेररिज्म लॉज है, इनका अगर ड्यू क्रिटिकल इनका एनालिसिस अगर किया जाए, दैट रिक्वायर्स एक्सप्लोरिंग देयर नेसेसिटी, तो उससे पता चलता है कि क्या इनकी जरूरत क्या है, इम्प्लीकेशंस कि इनके क्या असमरात मतलब होते हैं, सामने आते हैं, एंड चैलेंजेस, और उनके इनकी वजह से कौन से इश्यूज क्रिएट होते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है। अब यहां पे जरा देखें, इसके अंदर इसके बाद, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको कुछ आइडिया होगा कि मैंने यहाँ पे एक टॉपिक को, काउंटर टेररिज्म लॉज को इंट्रोड्यूस करवाया है, उसको डिफाइन किया है। और साथ ही जब मैंने ये बात की है, वाइल दीज लॉज आर एसेंशियल, कि अगरचे ये कवानीन ज़रूरी हैं, लेकिन ये सिविल लिबर्टीज़ को यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, प्राइवेसी को, ड्यू प्रोसेस को, ये डिस्टर्ब भी करते हैं, यानी कि उनके उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का मतलब तहफ़्फ़ुज़ात या इनसिक्योरिटीज भी पैदा करते हैं। ये एक मेरा आर्गूमेंट है, यानी कि यहाँ आर्गूमेंटेशन भी आ गई है। और जो मैंने पहले बात की है उसमें मैंने उसको डिफाइन किया है, यानी डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि मैंने डिस्क्राइब भी किया है, यानी कि डिस्क्रिप्शन भी आई है, और यहाँ आर्गूमेंटेशन भी आई है। और आगे जो आखिरी बात जो मैंने लिखी है, आ क्रिटिकल एनालिसिस, कि काउंटर टेररिज्म लॉज का अगर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो मैंने चार बातें बताई थी आपको, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, इसके अलावा मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन और नरेशन। तो यहाँ पे ये जो जो पहली बात थी एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन में भी आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम नरेशन की बात करें तो वहाँ पे नरेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो चौथी जो तीसरा पैराग्राफ है, उसमें भी आपको एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ नरेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स नजर आ रहा होगा। मैं इसकी वजाहत वन बाई वन करता हूँ, तो इससे आपको जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है उसमें पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा डिस्कोर्स मार्कर या मैंने किस किस्म का डिस्कोर्स इस्तेमाल किया है तीनों लाइंस के अंदर। पहली बात यह है कि कुछ पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं, याद रखें, जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है वो हमेशा एक्सपोजिटरी होता है। एक्सपोजिटरी का मतलब ये होता है जिसमें एक्सपोजिशन होती है। अब एक्सपोजिशन क्या है वो जरा हम देख लेते हैं। एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन और नरेशन, ये चार किस्म के स्टाइल हैं राइटिंग के। मैं वन बाय वन इनको डिस्क्राइब करूंगा, इनकी एग्जांपल दूंगा आपको, ताकि जब भी आप इंग्लिश ऐसे लिखें तो आपका जो इंग्लिश ऐसे का पेपर हो उसके अंदर एक्सपोजिशन भी होनी चाहिए, आर्गुमेंटेशन भी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए, नरेशन भी होनी चाहिए। ये चार चीज़ें नहीं होती तो इंग्लिश ऐसे आप अच्छी तरह नहीं लिख सकते। एक्सपोजिशन पैराग्राफ कौन से होते हैं? जिसमें आप किसी कॉन्सेप्ट को या किसी फैक्ट एंड फिगर को या कोई बैकग्राउंड को आप एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपोजिशन, एक्सप्लेनेशन, ये जरा मिलते जुलते लफ्ज हैं। तो जब किसी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कोई टर्म हो, चाहे वो कोई कोई वेरिएबल हो, चाहे कोई फैक्ट्स एंड फिगर हो, चाहे कोई बैकग्राउंड को आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोजिशन। इसका पर्पस क्या होता है कि उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस वेरिएबल के बारे में, फैक्ट्स के बारे में या उस पस मंजर के बारे में आप इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं उस टॉपिक के बारे में। मिसाल के तौर पे मैं इसको भी ज़रा वो कर लूँ, कंट्रोल जे, जस्टिफाई कर लूँ राइटिंग को, कंट्रोल जे। जी, काउंटर, मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूं कि काउंटर टेररिज्म लॉज टिपिकली इंक्लूड प्रोविजंस, इसमें अमूमन ऐसी प्रोविजंस होती हैं लीगल, जैसे सच एज एक्सटेंडेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, के ट्रायल के बगैर ही आप लोगों को पकड़े रखते हैं। सर्वेलेंस पावर्स के, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जो पुलिस होती है, उसके पास सर्वेलेंस की पावर्स होती हैं कि वो लोगों के ऊपर नजर रखती है। एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टन फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन और असेंबली, लोगों को इकट्ठे होने का, यानी कि असेंबली या एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका लोगों को उसके ऊपर, लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। तो अब ये काउंटर टेररिज्म लॉज में ये चीजें शामिल होती हैं। कंट्रीज
ऑफन जस्टिफाई दीज मेयर्स। अक्सर ममालिक जो होते हैं वो जस्टिफाई करते हैं इन मेयर्स को, ये जो काउंटर टेररिज्म के मेयर्स होते हैं, बाई साइटिंग, वो हवाला दे रहे होते हैं कि देर इज़ अ नीड टू प्रीएम्प्ट टेररिस्ट थ्रेट्स, के जो दहशतगर्दी की जो इकदामात, जो थ्रेट्स होती हैं उनको हमने प्रीएम्प्ट करना है, खात्मा करना है और सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है। वो ये एक जवाब पेश करते हैं ममालिक जो होते हैं कि हमें हमने लोगों को, हमने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना होता है और हमने टेररिस्ट जो थ्रेट्स होती हैं उनको प्रीएम्प्ट करना होता है। वो ये बहाना दे के या जस्टिफिकेशन दे के कंट्रीज जो है वो हवाला देते हैं, साइड करते हैं ये रीजंस, और इन वजूहात की बुनियाद पे वो काउंटर टेररिज्म लॉज लागू करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, द एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ पाकिस्तान जो 1997 का है, allows authorities to detain suspects for a limited period before trial aiming to disrupt terrorist network। पाकिस्तान के अंदर जो 1997 का टेररिज्म एक्ट है, वो कंट्री इस अपनी मुल्क की एजेंसीज को, स्टेट को ये इजाज़त देता है, पुलिस को और एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को और एंटी टेररिज्म जो जो हमारी जो एजेंसीज हैं, सिस्टर एजेंसीज हैं, कि वो किसी ट्रायल से पहले किसी बंदे को महदूद वक्त के लिए उसको डिटेन करते हैं, और ताकि जो दहशतगर्दी का जो नेटवर्क है उसको तोड़ा जा सके। एक्सपोजिशन, अब ये क्या था, ये बेसिकली मैं यहाँ पे, ये एक पैराग्राफ खत्म हो गया। अब ये पूरा पैराग्राफ जो लिखा हुआ है 4 लाइनों का, इसके अंदर मैंने क्या बयान किया कि काउंटर टेररिज्म लॉज क्या है, कैसे काम करते हैं और उनकी क्यों जरूरत पेश आती है, यानी कि व्हाट, हाउ एंड व्हाई इन लॉज के बारे में बात हो रही है, ताकि जो रीडर है, जिन जैसे आप लोग हैं, जैसे मैं हूं, हम अंडरस्टैंड कर सकें एक फ्रेमवर्क को। एक जैसे काउंटर टेररिज्म लॉज एक फ्रेमवर्क है, एक कॉन्सेप्ट है, और हम उसकी उसकी अ, उसकी उसकी एनालिसिस करने से, उसका एवेल्युएशन करने से पहले हम उसको समझ सकेंगे जी है क्या बेसिकली। अब हिंट ये है कि जो एक्सपोजिशन का पैराग्राफ होता है उसकी निशानी ये होती है कि इसका मकसद होता है ऐसे पैराग्राफ का कि क्लैरिटी और एक्सप्लेनेशन, कि किसी टॉपिक को क्लियर किया जाए, किसी टर्म को डिफाइन किया जाए क्लैरिटी के साथ और उसकी वजाहत की जाए। लेकिन इसका मकसद ओपिनियन देना नहीं होता। जो राइटर होता है वो उसमें ओपिनियन अपनी अपनी नहीं दे रहा होता। इसका फोकस होता है व्हाट, क्या है, कौन सा कंसेप्ट है, वाई, कि ये कंसेप्ट क्यों है, कोई भी फिनोमेना, कोई भी मजहर, कोई भी चीज़, और हाउ, ये कैसे ऑपरेट करती है कोई भी चीज़। जैसे काउंटर टेररिज्म लॉज क्या है, कैसे ऑपरेट करते हैं, उनकी जरूरत क्यों पेश आती है, ये क्या है। ऐसा कोई भी पैराग्राफ जिसमें व्हाट, वाई एंड हाउ के ऊपर फोकस होगा राइटर का, ऐसे लिखने वाले स्टूडेंट का, कैंडिडेट का, तो वो इसका मतलब है वो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ लिख रहा होगा। अब याद रख, आपको पता है कि जब भी हम इंग्लिश ऐसे का पेपर लिखते हैं, जब भी इंग्लिश ऐसे लिख रहे होते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स आती हैं। जैसे मैंने अभी एक टॉपिक निकाला, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, काउंटर टेररिज्म लॉज एंड सिविल लिबर्टीज। अब इंग्लिश ऐसे अगर इसके ऊपर लिख रहे हैं, तो अगर आप सिविल लिबर्टीज को डिफाइन नहीं करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को, और काउंटर टेररिज्म लॉज को अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे कि ये है क्या, तो इसका मतलब है कि आप अपने मजमून के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। तो जब आप डिफाइन कर रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि आप वो पैराग्राफ जो है वो एक्सपोजिटरी, यानी एक्सपोजिशन उसमें इन्वॉल्व कर रहे होंगे। यानी आपका वो जो पैराग्राफ होगा, जो अमूमन इंट्रोडक्शन के बाद का पैराग्राफ होगा, वो क्या होता है, और इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ खुद भी वो एक्सपोजिटरी होता है उसमें, क्योंकि आप एक चीज को एक्सपोज कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, उसको क्लियर कर रहे होते हैं, उसको एलेबोरेट कर रहे होते हैं। होपफुली यू हैव गॉट माई पॉइंट। तो कोई भी इंग्लिश ऐसा ऐसे जो है वो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स के बगैर अधूरा होता है, नामुकम्मल होता है। और अगर होता है, अगर कोई आप ऐसा पैराग्राफ, अगर कोई ऐसा इंग्लिश ऐसे लिखते हैं जिसमें आप एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स नहीं शामिल करते, तो इसका मतलब है आप उसमें इंट्रोडक्शन नहीं लिखते, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमेशा एक्सपोजिटरी नेचर का होता है। तो अगर आप इंग्लिश ऐसे के अंदर एक्सपोजिटरी पैराग्राफ नहीं लिखते, यानी ऐसे पैराग्राफ जिसमें किसी चीज़ को डिफाइन किया गया हो, एक्सप्लेन किया गया हो, तो इसका मतलब है कि आप इंग्लिश ऐसे, आपका इनकम्प्लीट है। अगर इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब है कि इंग्लिश ऐसे, ऐसा इंग्लिश ऐसे जो है वो फेल हो जाता है। दूसरी, आपके इंग्लिश ऐसे में और किस किस्म के पैराग्राफ होने चाहिए। दूसरा पैराग्राफ जरा देखें, आर्गुमेंटेशन। दूसरा पैराग्राफ जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि इंग्लिश ऐसे के अंदर जो पैराग्राफ के जो जो राइटिंग स्टाइल होता है पैराग्राफ का, वो आर्गुमेंटेशन का पैराग्राफ होना चाहिए। अब आर्गुमेंटेशन पैराग्राफ क्या होता है, इसमें आप उस पैराग्राफ की फॉर्म या स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी माहियत या उसकी बुनियाद या उसकी बनावट कैसी होती है, उसकी सिंथेसिस, उसको बनाते कैसे हैं। ऐसा पैराग्राफ जो है वो एक आर्गुमेंट को, एक रीजन, रीजन कहते हैं जो आपकी रीजन की बुनियाद पे हो, लॉजिक की बुनियाद पे हो, अकल की बुनियाद पे हो, दलील की बुनियाद पे हो, इस्तदलाल की बुनियाद पे हो। तो ऐसा जो पैराग्राफ होता है जो आर्गुमेंटेटिव हो, आर्गुमेंटेशन की टोन रखता हो, वो एक रीजन आर्गुमेंट पेश करता है।
यानी कि वो किसी आर्गुमेंट की सपोर्ट करता है या उस आर्गुमेंट को अपोज करता है। यानी यानी उस किसी आर्गुमेंट को या तो सपोर्ट करता है या उसका एंटीथीसिस होता है। एक वर्ड होता है थीसिस, एक होता है उसका एंटीथीसिस। यानी एक बात, यानी जिसको हम कहते हैं ना कि इलाज बिल मुवाफिक और इलाज बिल मुखालिफ। तो इलाज बिल मुवाफिक ये होता है कि अगर आपको जुकाम है तो इलाज बिल मुवाफिक का मतलब है कि आप ठंडी चीज़ ही खाएं। अगर आपको जुकाम है और आपको गर्म चीज़ खाते हैं तो ये इलाज बिल मुखालिफ है। तो मतलब कहने का ये है कि किसी आर्गूमेंट को सपोर्ट करना या उसकी की मुखालफत करना, मुखालफत भी किसी आर्गूमेंट की मदद से ही होती है। जैसे मनाजरे होते हैं मजहबी लोगों के, तो वो एक अगर फ़िक़्ह जाफरिया का बंदा है, दूसरा अहले सुन्नत व अहले हदीस है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट लेके आ रहे होते हैं, आर्गुमेंट्स लेके आ रहे होते हैं। उसको हम एंटी थीसिस कहते हैं। ये थीसिस पेश करता है, ये एंटी थीसिस, ये थीसिस पेश करता है, ये एंटी थीसिस। तो जो पेश करते हैं, ये अपना स्टांस लेके आते हैं, दलील लेके आते हैं, इस्तदलाल लेके आते हैं, आर्गुमेंट्स लेके आते हैं। तो जब किसी पैराग्राफ के अंदर आप अपने आर्गुमेंट्स देते हैं, लॉजिक देते हैं, रीजन देते हैं, अपनी पोजीशन को, अपने स्टांस को, अपने नुक्ता नज़र को, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको पेश करते हैं एक रीजन वे में, एक लॉजिक की मदद से, एक रीजन की बुनियाद पे, तो उसको हम कहते हैं आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ। और इसका पर्पस क्या होता है कि जो रीडर है, क्योंकि किसी ने तो आपका पेपर पढ़ना ही होता है, उसको हम रीडर कह सकते हैं। चाहे आप पेपर लिखें और मैं चेक करूं, चाहे मैं लिखूं और आप चेक करें, तो जो लिखने वाला होगा वो राइटर होगा, जो पेपर चेक करेगा, चाहे वो एग्जामिनर है या कोई भी है, वो रीडर होगा। तो जो रीडर है, आपने उसको परसुएड करना है, कन्विंस करना है, मुतमईन करना है, सेटिस्फाई करना है। और इस पैराग्राफ का ये मकसद भी हो सकता है कि आपने एनालाइज करना होता है क्रिटिकली। यानी कि जब आप रीजन देते हैं, जब आर्गुमेंट देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो भी पॉइंट ऑफ व्यू ले चुके हैं माइंड में, आप उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, आप उसका उसका एनालिसिस कर रहे हैं बेसिकली। क्योंकि जो आर्गुमेंट्स की मदद से आप एनालाइज कर रहे होते हैं। तो कोई इंग्लिश ऐसे का पेपर पास नहीं हो सकता, सादा अल्फाज में कंप्लीट नहीं हो सकता, अगर उसमें आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ ना हो। अब आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ की मिसाल जरा देख लेते हैं। मैं इसको भी जरा जस्टिफाई कर लूं। कंट्रोल जे, एंड दिस इज, जरा पढ़िएगा जरा मेरे साथ कि वाइल काउंटर टेररिज्म लॉज एम टू एनहांस सिक्योरिटी, अगरचे काउंटरिज्म लॉज का मकसद होता है कि सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके, दे सम टाइम, कभी कभी वो क्या करते हैं, इंक्रोच ऑन सिविल लिबर्टीज, वो शख्सी आज़ादियों के ऊपर इंक्रोच करते हैं, जिन्हें कि ट्रांसग्रेस करते हैं, अपने हाथ से तजावज़ कर जाते हैं, और शख्सी आज़ादियों उनकी लपेट में आ जाती हैं। यानी कि लोगों की ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, वो क्या होती है, उनके ऊपर धावा बोल देते हैं ऐसे काउंटर टेररिज्म लॉज। क्रिटिक्स, क्रिटिक्स कहते हैं जो 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 नाकिद होते हैं, नाकिदीन जो हैं वो आर्गू करते हैं। अच्छा देखिए, वर्ड मैंने लिखा है क्रिटिक्स आर्गू। नाकदीन जो है वो आर्गू करते हैं, वो आर्गुमेंट्स देते हैं दैट प्रोलॉन्ग डिटेंशन, कि लंबे अरसे तक किसी बंदे को जो पकड़ के रखा जाता है विदाउट जुडिशियल ओवरसाइट, कि जब तक जुडिशरी को इन्वॉल्व ना किया जाए, ओवरसाइट कहते हैं सुपरविजन को, कि जब तक जुडिशरी या जज या मजिस्ट्रेट उसको देखता नहीं है, किनकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बगैर किसी बंदे को लंबे अरसे तक जब डिटेन किया जाता है, डिटेंशन की जाती है, पकड़ धकड़ करके रख दिया जाता है, उसको पाबंदी सलासल किया जाता है, दिस कैन लीड टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इससे ह्यूमन राइट्स जो है वो बड़े इन्फ्रिंज होते हैं, वायलेट होते हैं। ये नाकदीन कहते हैं कि जब तक जुडिशियल प्रोसेस को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, जब तक किसी बंदे का जुडिशियल रिमांड नहीं लिया जाता और लंबे अरसे तक प्रोलॉन्ग डिटेंशन की जाती है, तो उससे क्या होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं। क्योंकि उस पुलिस उस बंदे को फिर टॉर्चर करती है, एजेंसीज उस बंदे का हुलिया बिगाड़ देती हैं। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्रीच होते हैं, मतलब ह्यूमन राइट्स की अब्यूजेस सामने आती हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे ऑन द अदर हैंड का मतलब ये है कि मैं आपको और आर्गुमेंट देने जा रहा हूं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे या दूसरी तरफ, प्रोपोनेंट्स मेंटेन, प्रोपोनेंट्स कहते हैं जो किसी नजरिए के दावेदार होते हैं, अलम बरदार होते हैं। प्रोपोनेंट्स मेंटेन, प्रोपोनेंट्स जो काउंटर टेररिज्म लॉ के हक में बोलते हैं। एक होते हैं क्रिटिक्स जो नाकदीन होते हैं, प्रोपोनेंट्स होते हैं जो एक लॉ को, एक थ्योरी को पेश करते हैं। प्रोपोनेंट्स कहते हैं जो इस नज़रिए के हामिल हैं कि काउंटर टेररिज्म लॉज होने चाहिए, वो ये मेंटेन करते हैं, जिन्हें कि वो ये दावा करते हैं, वो क्लेम करते हैं दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट्स, कि जो बहुत बड़ी थ्रेट्स होती हैं, जिन्हें कि जो जो थ्रेट्स होती हैं दहशतगर्दों की तरफ से, जस्टिफाइड टेम्पररी लिमिटेशंस ऑन सर्टन फ्रीडम, की कुछ जो आज़ादियाँ होती हैं हमारी फ्रीडम्स, उनके ऊपर टेम्पररी लिमिटेशंस होनी चाहिए।
अब बैलेंस आर्गुमेंट, अब देखिए, एक तरफ मैंने कहा प्रोपोनेंट्स, एक तरफ मैंने कहा क्रिटिक्स। प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि काउंटरिज्म लॉज होने चाहिए, फ्रीडम्स जो है वो थोड़ी सी स्नब होनी चाहिए, लोगों के फ्रीडम्स के ऊपर चेक्स रखे जाने चाहिए, डिटेंशन होनी चाहिए लंबे अरसे तक। और दूसरी तरफ क्या है, जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं नहीं है, इससे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पैदा होते हैं। तो एक तरफ प्रोपोनेंट्स हैं, एक तरफ क्रिटिक्स हैं, इनका अपनी इनका थीसिस है, इनका एंटी थीसिस है, या इनका थीसिस है, इनका एंटी थीसिस है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट है, ऑन वन हैंड ऑन द अदर हैंड। अब इन दोनों के दरमियान में जो टेंशन है, स्ट्रेस है, इन दोनों के दरमियान में जो लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसकी बैलेंस अप्रोच क्या है। मैं यहां बैलेंस अप्रोच का वर्ड इस्तेमाल करके बताना चाहता हूं कि एक और आर्गुमेंट क्या है जो दरमियान में है इन दोनों के। वो क्या है, अब बैलेंस आर्गुमेंट, एक जो बैलेंस किस्म का आर्गुमेंट है वो एक्नॉलेज करता है बोथ पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव, क्रिटिक्स का पर्सपेक्टिव भी और प्रोपोनेंट्स का पर्सपेक्टिव भी, बट अल्टीमेटली सपोर्ट्स आ रीजन कंक्लूजन। लेकिन हतमी तौर पे वो एक जहन की बुनियाद पे, अक्ल दलील इस्तदलाल की बुनियाद पे, रीजन की वजूहात की बिना पे एक कंक्लूजन को वो सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एडवोकेटिंग फॉर स्ट्रिक्टर ओवरसाइट मैकेनिज्म टू प्रिवेंट अब्यूज वाइल मेंटेनिंग सिक्योरिटी इफेक्टिवनेस, कि ये कहता है कि इफेक्टिव सिक्योरिटी की इफेक्टिवनेस के लिए सख्त किस्म के ओवरसाइट, जिनके सुपरवाइजरी किस्म के मैकेनिज्म भी मुतारफ करवाए जाने चाहिए, जैसे एंटी टेररिज्म लॉज है और इस तरीके से, या एंटी टेररिज्म कोर्ट्स है। तो ये दोनों के दरमियान की बात होगी। अब हिंट क्या है कि अगर आपके सामने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ हो, या मैं वैसे बता रहा हूं कि आपके, अगर आपने कोई एक आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ लिखना है, तो उसका हिंट क्या है कि अगर कोई आप पैराग्राफ देखते हैं और आपको, आप देखना चाहते हैं कि क्या ये आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ है कि नहीं, तो ऐसे पैराग्राफ के अंदर एविडेंस दिया जाता है, ऐसे पैराग्राफ के अंदर एग्जांपल्स दी जाती हैं, ऐसे पैराग्राफ के अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन दी जाती है। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या, प्रोपोनेंट्स की बात, क्रिटिक्स की बात। तो जिन पैराग्राफ के अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन दी जाए, एक्सपर्ट कौन होते हैं, अगर लॉ की बात की जाए तो जजेस, अगर साइंस की बात की जाए तो साइंटिस्ट, अगर हेल्थ की सेक्टर की बात की जाए तो जो सर्जन्स होते हैं, एजुकेशन की बात की जाए तो जो उसमें एजुकेशन फील्ड में जो सीनियर सीजन किस्म के डॉक्टर्स प्रोफेसर्स होते हैं। इसी तरह एक्सपर्ट ओपिनियन जिस पैराग्राफ में दी जाए, जिसमें ओपिनियंस दी जाए, जिसमें कोई एविडेंस दिया जाए, मिसाल मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ प्रोपोनेंट्स की बात, क्रिटिक्स की बात की जाती है, या जिन पैराग्राफ के अंदर ये बात की जाए कि क्रिटिक्स आर्गू, के नाकदीन ये आर्गू करते हैं, जिस पैराग्राफ के अंदर ये लिखा जाए कि प्रोपोनेंट्स मेंटेन, प्रोपोनेंट्स ये कहते हैं, या जिस पैराग्राफ में लिखा जाए कि इट इज आर्गूड, ये आर्गूमेंट दिया जाता है, इस किस्म की जो फ्रेजेस इस्तेमाल की जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वो पैराग्राफ क्या होता है, आर्गुमेंटेटिव। और जिस ऐसे के अंदर आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ नहीं होते, इसका मतलब है कि उस पैराग्राफ, वो उस ऐसे के अंदर आपका कोई आर्गुमेंट है ही नहीं, ना आप प्रोपोनेंट्स के साथ खड़े हैं, ना आप क्रिटिक्स की तरफ से कोई आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं, और ना ही उनके दरमियान में कोई बैलेंस किस्म का आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं। अच्छा इंग्लिश ऐसे वो होता है जिसमें आप प्रोपोनेंट्स की बात भी करें, कि कोई भी अगर स्टांस आपने ली है कि उसके हक में जो लोग बोलते हैं, जो उसके हलीफ हैं, उनकी राय दें, फिर बताएं कि क्रिटिक्स जो उसके हरीफ हैं, यानी कि जो उसके नाकदीन हैं, वो क्या कहते हैं, और फिर बताएं कि ये भी कुछ गलत कहते हैं, ये भी कुछ गलत कहते हैं, इनके दरमियान का रास्ता ये है, बैलेंस अप्रोच ये है, वो एक अलग आर्गूमेंट है। तो इंग्लिश ऐसे, जब तक आप उसके अंदर आर्गूमेंटेटिव पैराग्राफ शामिल नहीं करते, आपका इंग्लिश ऐसे इनकम्प्लीट होता है, और वो ऐसा इंग्लिश ऐसे क्या होता है, फेल हो जाता है। थर्ड किस्म की आर्गुमेंटेशन अपना, आपका इंग्लिश ऐसे के अंदर जो पैराग्राफ होते हैं वो कैसे होने चाहिए, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स होने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सीएसएस के पास पेपर देखें इंग्लिश ऐसे के, तो उस पेपर की, जैसे मैंने बताया, ऊपर लिखा होता है एफपीएससी, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वहां लिखा होता है कि आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस शामिल करें, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, और लिखा होता है डिस्क्रिप्शन, और आगे लिखा होता है नरेशन। तो मैंने एक्सपोजिशन की मिसाल दे दी, वजाहत कर दी, आर्गुमेंटेशन की वजाहत कर दी, अब डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। अगर आपका इंग्लिश ऐसे के अंदर आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ शामिल नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपका इंग्लिश ऐसे जो है वो लूज है, कमजोर है, वीक है, और आपको फेल करवाएगा। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कौन से होते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का फॉर्म या स्ट्रक्चर या बुन्नत या बनावट कैसे होती है, कि उनके अंदर चीजों को, कोई भी सेटिंग हो, कोई भी सिचुएशन है, या कोई भी इवेंट है, या कोई भी सिनेरियो है, उसको, उसकी एक विविड पिक्चर पेश की जाती है, डिस्क्राइब किया जाता है उसको, किसी वाक़े को, किसी मजहर को, किसी सिचुएशन को, किसी सिनेरियो को, किसी भी सेटिंग को, कोई भी लैंडस्केप है, कोई भी सिचुएशन है, उसको एक विविड पिक्चर, विविड का मतलब है बड़ी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जिसको देख के लगे कि हम इसको देख रहे हैं। यानी कि ऐसा कोई पैराग्राफ जिसको पढ़ के लगे कि ये चीज़ मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, मैं अपने कानों से इसको सुन रहा हूँ।
ये जो सुनना होता है और जो देखना होता है, इनको हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। सेंस करता है ना, आंख जो है वो देखती है, कान सुनता है, तो ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। और इससे जो ऐसा पैराग्राफ जिसको पढ़ के लगे, अच्छे नावल जो होते हैं उनको पढ़ के हम सुन भी रहे होते हैं उनके अल्फाज, जब जब वो डायलॉग कर रहे होते हैं। और जब कोई, जब अच्छा नावल पढ़ रहे होते हैं, तो जो राइटर जो है, अगर वो उसने सेंसरी डिटेल्स उसमें लिखी होती हैं, तो उस नावल को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हम इसको सुन भी रहे हैं, जो भी डायलॉग लोग कर रहे हैं आपस में। और उस नावल को देख के लगता है कि हम वहाँ पे खड़े होके उस चीज़ को देख भी रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस नावलिस्ट ने, उस नावल राइटर ने बहुत अच्छी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज की होती है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अच्छा नावल जिसको पढ़ के लगे कि मैं जो लोग डायलॉग बोल रहे हैं उनको सुन भी रहा हूं, देख भी रहा हूं, इसका मतलब है कि वो जो पैराग्राफ्स होते हैं, वो जो नावल के जो पैराग्राफ्स होते हैं, वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव। यानी कि वहां पे उसको ऐसे डिस्क्राइब करता है उस राइटर जो है कि हम उसको सेंसरी ऑर्गन से महसूस कर रहे होते हैं। यानी कि बाद औक़ात वहां पे ऐसे अल्फाज लिखे होते हैं कि उसने जब चखा तो उसके मुंह में मिठास आ गई, हमें लगता है कि हमारे मुंह में मिठास आ गई। तो इसका मतलब है कि वो सेंस उसने यूज की है, जो चखने की जो सेंस होती है। यानी कि उसने ऐसी बात की कि उसके कान में मतलब है कि उसने ऐसा म्यूजिक सुना कि उसके कान में जो है वो मिठास मतलब है वो फैल गई। तो या मतलब है कि वहाँ ऐसी भीनी भीनी खुशबू थी कि पूरा जो फिजा थी वो मुअत्तर थी। इसका मतलब है कि ऐसे ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको सुन के हमें लगता है कि हमें सूंघने की जो हिस्सा है वो काम कर रही है। तो जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होते हैं उसमें हमारी जो सेंसेस होती हैं, जो 5 सेंसेस हैं, चखने की हिस्सा है, टच करने की हिस्सा है, टैक्टाइल जिसको हम कहते हैं, सुनने की हिस्सा है, देखने की हिस्सा है, सूंघने की हिस्सा है, चखने की हिस्सा है, ये हमारी वो जो है उजागर होती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वो होते हैं जिसमें किसी सिचुएशन को, किसी सेटिंग को, किसी सिनेरियो को, किसी इवेंट को बयान किया जाता है, विविड पिक्चर पेश की जाती है। और इसका पर्पस क्या होता है कि जो रीडर है, जो भी पेपर जो जो जो, जो बंदा उस पीस ऑफ राइटिंग को पढ़ रहा है, उसको वो विजुलाइज कर सके, वो सुन सके, वो देख सके, वो चख सके, वो सूंघ सके, वो महसूस कर सके। तो किसी भी सिनेरियो को या कोई भी नताइज है उनको। अब इसकी भी एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, जरा देखें। इसकी मिसाल ये है, एग्जाम्पल मैंने दी है, लेट मी जूम इट आउट फर्दर। इन 2000, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नेक्स्ट पे मैं चला गया। हाँ, इमेजिन, इमेजिन, जस्ट इमेजिन अ स्मॉल टाउन, एक छोटा सा कस्बा आप इमेजिन करें, वेयर सम फॉलोइंग अ टेररिस्ट इंसिडेंट, कि वहां कोई दहशतगर्दी का इंसिडेंट हुआ है, और उसके बाद, फॉलोइंग मतलब उसके बाद, लॉ इन्फोर्समेंट कोई भी एजेंसी है, कंडक्ट्स डोर टू डोर चेक्स, कि वो हर हर दरवाजे को जाके ना, कोई कोई पुलिस या कोई भी एजेंसी है जैसे सीटीडी है, वो डोर टू डोर जाके चेक करती है। सेट अप रोड ब्लॉक्स, वो रोड को ब्लॉक कर देती है। एंड मॉनिटर्स पब्लिक कम्युनिकेशन, और जो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं उनको मॉनिटर कर रही है, चाहे वो टेक्निकली कर रही है, चाहे वो देख के कर रही है। ऑर्डिनरी सिटीजन, जो आम लोग हैं, फील द टेंशन एज पुलिस क्वेश्चन एनीवन गैदरिंग इन द ग्रुप्स, एंड लोकल बिजनेसेस ऑपरेट अंडर इंक्रीज्ड स्क्रूटनी। अब जो आम लोग हैं, वो वो एक टेंशन महसूस करते हैं, क्योंकि जो पुलिस है वो हर बंदे को, जो भी कोई इकट्ठे हो रहे होते हैं, उनको पूछती है कि आप क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। और जो लोकल बिजनेसेस हैं उनके ऊपर चेक रखा जा रहा होता है। वो एक मतलब है कि नगहदाश्त के अंदर, ऑब्जर्वेशन के अंदर, अंडर ऑब्जर्वेशन वो ऑपरेट कर रहे होते हैं बिजनेसेस, तो उनके ऊपर चेक होता है। उन्हें लगता है कि हमें हर कोई देख रहा है, हमें पुलिस और जो एजेंसीज हैं। सच डिस्क, अब यहाँ पे देखें, अब ये पैराग्राफ खत्म हो गया। अब ये जो मैंने सारी जो चीज बयान की है, सच डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स शो हाउ काउंटर टेररिज्म मेजर्स वाइल प्रिवेंटिव कैन आल्टर डेली लाइफ एंड अफेक्ट सिविल लिबर्टीज इन टेंजिबल वेज। अब इस किस्म की अगर आप डिस्क्रिप्शन देंगे कि एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है किसी टाउन के अंदर, स्मॉल टाउन में, उसके बाद पुलिस जो है वो रोड ब्लॉक कर देती है, डोर टू डोर जाके चेक करती है कि इस घर में कौन कौन रह रहा है, रात को कौन रह रहा था, और जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर नजर रखी जा रही है कि लोग कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे कोई। अब इस किस्म की जो डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, उससे लगेगा कि जो काउंटर टेररिज्म लाज हैं, वो अगरचे दहशतगर्दी के इकदामात को रोकने के काम तो करते हैं, लेकिन इससे डेली लाइफ भी अफेक्ट होती है। लोगों की जो सिविल लिबर्टीज हैं, जो शख्सी आज़ादियाँ होती हैं, वो भी क्या है, एक एक नज़र आने वाले अंदाज के अंदर मुतासर होती हैं उनकी शख्सी आज़ादियाँ। अब ये डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर आपके सामने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ हो और आपने चेक करना हो कि क्या ये डिस्क्रिप्टिव है, तो उसका हिंट क्या है, उसमें सेंसिटिव डिटेल्स शामिल की जाती हैं, रियल लाइफ की सिचुएशन सिनेरियोज बयान किए जाते हैं,
जो जो पैराग्राफ आपको बड़ा इंगेजिंग लगे। सेंसरी डिटेल का मतलब यही है जिसको देख के लगे कि कान आपके सुन रहे हैं, आंखें आपकी देख रही हैं, जुबान आपकी चख रही है, नाक आपका सूंघ रहा है, जिसको देख के जिस जिस डिटेल को देख के महसूस हो कि आप भी महसूस कर रहे हैं। यानी अगर एक नॉवलिस्ट है, मैंने मिसाल दी, दोबारा दूंगा, कि अगर उसने कोई ऐसी बात की है कि उसने उसका नहीफ हाथ थामा, तो उसके हाथ तो उसके हाथ के अंदर जो है उसकी जिल्द की जो खुरदरी जिल्द थी वो उसको महसूस हुई। ये मैं वर्ड एक्सपोज कर रहा हूँ। तो अगर उसने उसके नहीफ हाथ को थामा, तो नहीफ हाथ, तो उसका खुरदरा जो जिल्द है, जो खुरदरा हाथ, तो इसका मतलब ये है कि आप ना अगले बंदे की जो रीडर है, जो आपका पेपर जो जो नावल पढ़ रहा है, तो वो आपकी वो उसकी टेक्टाइल जो सेंस है, जो छूने की हिस्स है, वो उजागर हो रही है, जिंदा हो रही है, जावेदां हो रही है। तो सेंसरी डिटेल जब शामिल होती है किसी पैराग्राफ के अंदर, तो वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है। अगर आपका इंग्लिश का ऐसे पेपर है जिसके अंदर आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो पेपर चेकर होगा वो महसूस करेगा। अगर उसके अंदर आपने सेंसरी डिटेल दी है, तो वो उसको कानों से सुनेगा, आंखों से देखेगा, जुबान से चखेगा, नाक से सूंघेगा, और अपने जिल से महसूस करेगा। मतलब कहने का ये है कि जरूरी नहीं है कि पांचों की पांचों उसमें सेंसेस इस्तेमाल करें, चखने की हिस्स भी डाल दें। तो एक दो भी अगर आप डाल देते हैं, कि आप आईज की और मतलब ईयर की आप सेंस डाल देते हैं, कि वो लोगों ने धमाका सुना, लोगों ने फलां चीज़ देखी, तो उससे ये है कि जो सेंसिटिव डिटेल दी जाती हैं, या किसी इवेंट को जब डिस्क्राइब आप करते हैं, तो वो इंगेजिंग लगता है। आप वो जो पेपर चेक होते हैं उसको इंगेज करते हैं, उसकी अटेंशन को कैप्टिवेट करते हैं। तो ऐसे पैराग्राफ भी इंग्लिश ऐसे के अंदर लाजमी होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव हो, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी आपके पेपर को, इंग्लिश ऐसे के पेपर को इंगेजिंग बनाते हैं, कैप्टिवेटिंग बनाते हैं, आप पेपर चेकर की अटेंशन को कैप्टिवेट करते हैं। इस तरह चौथी टाइप का आर्गुमेंटेशन, अपना जो डिस्कोर्स होता है, वो होता है नैरेटिव पैराग्राफ्स। नैरेटिव, नरेशन, नरेट, बयान करना। इंग्लिश ऐसे का पेपर जैसे मैंने पहले बताया, उसके अंदर एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन और नरेशन, ये चारों चीजें लाजमी होनी चाहिए। अब नैरेटिव पैराग्राफ या नरेशन पैराग्राफ कौन से होते हैं? इनकी बुन्नत, इनकी बनावट, इनकी हैयत, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये नरेट करते हैं, ये किसी स्टोरी को टेल करते हैं। स्टोरी टेलिंग जैसी एक टेक्निक होती है, किसी इवेंट को रिकाउंट करते हैं, रिकॉल करते हैं कि ऐसा हुआ, और किसी चीज को बयान करते हैं, नरेट करते हैं, बयानिया जिसे हम कहते हैं। इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है कि कोई भी इवेंट है, तो पर्सनली तौर पे जैसे किसी बंदे ने खुद महसूस किया, हिस्टोरिकली यानी कि किसी तारीखी इवेंट को, या हाइपोथेटिकल फर्जी तौर पे कि फर्ज किए जहां ये हो या ये हो, तो आप उस चीज को नरेट कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं। तो किसी भी इम्पैक्ट को, अफेक्ट को, किसी भी सिचुएशन को आप क्या करते हैं, उसको इलस्ट्रेट करते हैं, यानी कि आप उसको नरेट करते हैं, बयान करते हैं। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ, ज़रा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। कि फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है जो जो नरेटिव पैराग्राफ है, कि इन 2014, 2014 में, आफ्टर अ मेजर अटैक इन लाहौर, लाहौर में एक बड़ा इवेंट हुआ, अटैक हुआ, अथॉरिटीज इनेक्टेड, अथॉरिटीज का मतलब है स्टेट अथॉरिटीज जो होती हैं, उन्होंने अनेक्ट किया, लागू किया स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स अंडर एंटी टेररिज्म लॉज। अब देखें, ये एक एक सेंटेंस है। अब आज जर्नलिस्ट जो है, इस पैराग्राफ को, इस लाइन को देख के लगता है कि एक जर्नलिस्ट जो है वो रिकाउंट कर रहा है, मतलब है रिकॉल कर रहा है, वो उस बात को इमेजिन कर रहा है, दोबारा याद कर रहा है, हाउ शी वाज डिटेन्ड ब्रीफली फॉर क्वेश्चनिंग वाइल कवरिंग अ पीसफुल प्रोटेस्ट। अब इस इवेंट को देख, इस सेंटेंस को देख के लगता है कि कोई एक जो फीमेल जर्नलिस्ट है, वो एक जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट को उसने वो कवर कर रही थी, तो उसने एक अटैक हुआ, उसके बाद अथॉरिटीज़ ने, स्टेट अथॉरिटीज़ ने मतलब है कि एंटी टेररिज्म लाज जो है वो लागू कर दिए, उसको वो बयान कर रही है। अब उसका जो तजर्बा है, हर एक्सपीरियंस हाईलाइट्स द टेंशन बिटवीन पब्लिक सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि उसका जो ये पैराग्राफ है, ये जो लाइन सेंटेंस लिखा हुआ है, ये बताता है कि पब्लिक सेफ्टी और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोग आज़ादी चाहते हैं, लेकिन स्टेट चाहती है कि पब्लिक सेफ्टी भी हो। उसके दरमियान में जो टेंशन है, उसको वो लड़की बयान कर रही है, जो जर्नलिस्ट है। नरेशन, अब ये जो नरेशन होती है, इसके बाद लिखा गया है, इस बताई गई है कि नरेशन में क्या होता है, जो रियल इंसिडेंट है उनको आप नरेट कर सकते हैं, जो केस स्टडीज होती हैं उनको आप नरेट कर सकते हैं, या जो हाइपोथेटिकल स्टोरीज होती हैं, जो फर्जी कहानियां होती हैं, उनको आप बयान कर सकते हैं। तो मकसद क्या होता है? टू मेक एब्स्ट्रैक्ट आर्गूमेंट्स रिलेटेबल एंड मेमोरेबल। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वो होते हैं जो आपके दिमाग में होते हैं, विजुअली होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, जिनका ताल्लुक इमेजिनेशन के साथ होता है। तो जो आपके माइंड में जो चीज़ें होती हैं, जैसे हाइपोथेटिकल चीज़ें होती हैं, या जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे अभी 2014 के इंसिडेंट की बात हुई, एक फीमेल जर्नलिस्ट है, वो उसको रिकाउंट कर रही है, रिकॉल कर रही है, तो बयान कर रही है। तो जो
नरेटिव पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, नरेट करते हैं उस कुछ किसी भी इंसिडेंट को अपने टॉपिक, इंग्लिश ऐसे का जो आपका टॉपिक होगा जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं उसके साथ रिलेट करने के लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी केस स्टडी को, किसी हिस्ट्री को, किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स को, या किसी पर्सनल इंसिडेंट को, या कोई भी हैपनिंग है, कोई इवेंट है, उसको आप नरेट करते हैं ताकि उस टॉपिक के साथ क्या करे, वो सिंक कर दे, सिंक्रोनाइज करे, रिलेट कर दे। आप नरेट करते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। मैं अपने इस टॉपिक को, अपने इस आज की वीडियो को इस बात पे कंक्लूड करूंगा कि इंग्लिश ऐसे का पेपर चार चीजों का मुतकाजी होता है। इंग्लिश ऐसे के अंदर जब आप लिखते हैं कुछ, तो उसमें चार चीजें लाजमी होनी चाहिए। एक्सपोजिशन, आप एक्सप्लेन करें, एक टॉपिक को एक्सपोज करें, डिफाइन करें कॉन्सेप्ट्स को जो उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, मैंने इस टॉपिक को चूज किया, इस टॉपिक के अंदर देखें काउंटर टेररिज्म लॉस एंड सिविल लिबर्टीज। ये एक इंस्पेक्टर लीगल के पेपर में ये टॉपिक आया हुआ था, आगे लिखा हुआ था कॉलन, आगे लिखा हुआ था क्रिटिकल एनालिसिस, किन चीजों को। अब यहाँ दो वेरिएबल है, काउंटर टेररिज्म लॉस और सिविल लिबर्टीज। इंग्लिश ऐसे के पेपर में अगर इन दोनों टर्म्स को अगर आपने डिफाइन नहीं किया, तो आपका इंग्लिश ऐसे का पेपर कंप्लीट नहीं होगा, मुकम्मल नहीं होगा और फेल हो जाएगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, दोनों वेरिएबल को, दोनों टॉपिक्स को, सॉरी, दोनों जो इस टॉपिक के दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो आपका इंग्लिश ऐसे ना इनकम्प्लीट होगा। इसका मतलब है जब आप एक्सप्लेन करेंगे, टॉपिक को डिफाइन करेंगे, तो आप एक्सपोजिटरी पैराग्राफ लिख रहे होंगे। और याद रखें, कोई भी इंग्लिश ऐसे का टॉपिक पेपर हो, उसमें जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है वो हमेशा एक्सपोजिटरी टोन का होता है। इसी तरह मैंने आगे बताया कि अगर आपने अपनी इंग्लिश ऐसे के पेपर में एक स्टांस दिया, एक आर्गुमेंट दिया है कि जो प्रोपोनेंट्स ये कहते हैं, क्रिटिक्स ये कहते हैं, नाकदीन, और उनके दरमियान मैंने बैलेंस सिचुएशन या अप्रोच ये है, तो जब आप आर्गुमेंट्स देते हैं तो आपकी टोन, आपका जो पैराग्राफ होता है वो आर्गुमेंटेटिव बन जाता है। इसी तरह मैंने बताया कि जब आप इंग्लिश ऐसे के पेपर में कुछ ऐसी बातें लिखते हैं कि सेंसरी डिटेल देते हैं, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसी आपका राइटिंग का स्टाइल ऐसा होता है कि जिसको देख के लगता है कि आपकी आंखें देख रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं, आपकी जुबान चख रही है, आपकी नाक सूंघ रही है, आपका जो जिल्द है वो महसूस कर रही है। तो जब सेंसरी डिटेल, जब किसी चीज को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है, वो डिस्क्रिप्टिव टोन होती है आपकी। और फिर जब किसी रियल इंसिडेंट को आप नरेट करते हैं, बयान करते हैं, तो वो आपका नैरेटिव बयान होता है, वो नैरेटिव स्टाइल होता है, उसको हम नरेशन पैराग्राफ कहते हैं। तो अगर आप इन चार किस्म के पैराग्राफ को लिखने का फन, स्किल जानते हैं, तो आप इंग्लिश ऐसे के पेपर को बहुत जल्दी पास करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो एसडीओ पैरा, असिस्टेंट इलेक्शन जो कमिश्नर का एग्जाम है इंग्लिश ऐसे, चाहे तहसीलदार या नायब तहसीलदार का, पीपीएससी या एफपीएससी का, यानी कि पीएमएस का या सीएसएस का इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, तो आप लोगों ने ट्राई करनी है कि इन चारों किस्म के पैराग्राफ लिखने की आप प्रैक्टिस करें। गूगल पे सर्च करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मदद ले कि आप जिन बच्चों को, जो बच्चे अच्छी स्कूलिंग कर रखते हैं, यानी कि जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी ये जो उनके जो टीचर्स होते हैं, उनका जो सिलेबस होता है, उसमें क्रिएटिव राइटिंग होती है। क्रिएटिव राइटिंग में एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और नैरेटिव पैराग्राफ्स उनको जो लिखना होता है वो शुरू से ही सिखा दिया जाता है, छोटी क्लासेस से। लम्हा फिक्रिया हमारे पाकिस्तान के अंदर ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, हम लोग जो हैं वो बहुत टाइम लगा लेते हैं, हमें ये नहीं पता चलता जो लिखना होता है उसमें एक्सपोजिटरी टोन कौन सी होती है, आर्गुमेंटेटिव टोन कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव टोन कौन सी होती है, और नैरेटिव टोन कौन सी होती है। अगर ये चारों टोन आपको आती हैं लिखने में, अगर आप चारों किस्म के पैराग्राफ लिख सकते हैं, तो कोई भी इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, चाहे वो 50 नंबर का हो या 100 नंबर का, आप उसको पास करने का कि बहुत करीब पहुंच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंग्लिश ऐसे के हवाले से, इंग्लिश ऐसे कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे पास किया जा सकता है, इंग्लिश ऐसे फेल क्यों होता है, या एसटीओ पैरा के हवाले से कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक पेपर में आ सकते हैं, असिस्टेंट इलेक्शन कमीशनर का जो एग्जाम है उसका इंग्लिश ऐसे के पेपर में कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, एक पेपर की आउटलाइन कैसे बनाई जाती है इंग्लिश ऐसे के पेपर की, इंग्लिश ऐसे के पेपर में इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर कोहेरेंस को कैसे मेंटेन किया जाता है, इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर आपका जो टोन होती है, राइटिंग टोन, जैसे आज के पेपर मैंने बताया, वो कैसे एम्बेड करते हैं, इंग्लिश ऐसे के पेपर में कंक्लूजन पैराग्राफ कैसे लिखना चाहिए, इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से आप जोड़ते कैसे हैं, इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर आप थीसिस स्टेटमेंट कैसे एम्बेड करते हैं, इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें
जो इंग्लिश ऐसे के पेपर को लिखने का फन सीख रहे हैं, स्किल को सीख रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मैं आने वाली वीडियोस में एसटीओ पैरा के हवाले से और असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन के एग्जाम के हवाले से मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश ऐसे जो आ सकते हैं पेपर में, उनके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।